हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। आधुनिक इतिहास को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में सत्याग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का सत्याग्रह डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री मध्य प्रदेश की, उसमें हम ये लास्ट लेक्चर है दोस्तों। इसके पहले 5 लेक्चर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के डाल चुका हूं मध्य प्रदेश के। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास खत्म हो चुका है। ये लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर देखें और प्लेलिस्ट में जाएं, वहां कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आइए शुरू करेंगे। विजिट करें मेरे चैनल को, प्लेलिस्ट को। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले समय में अच्छे लेक्चर्स आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम झंडा सत्याग्रह की। तो झंडा सत्याग्रह जिसे ध्वज सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक शांतिपूर्वक नागरिक आवाग्य आंदोलन था, जिसमें लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपने अधिकार के तहत, जिसमें जो लोग है, जनता है, राष्ट्रीय झंडा फहराने के तहत झंडा फहराने के अपने अधिकार के तहत जगह जगह झंडे फहरा रहे थे। जगह जगह अपने झंडे फहरा रहे थे, है ना। जिसमें से ब्रिटिश को ये पसंद नहीं था कि हम भारतीय झंडा को फहरा रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन हुआ था दोस्तों। क्योंकि ब्रिटिश ने इस पर रोक लगा दी थी, इस झंडे को फहराने से रिलेटेड रोक लगा दी गई थी, कानून बना दिया था कि कोई झंडा नहीं फहराएगा। तो समझ में आ गया। तो 1923 में जबलपुर में बाबू कंछेदी लाल जैन द्वारा हुआ था ये आंदोलन। हम इसको यहां से पढ़ेंगे। तो देखो, जनवरी 1923 में क्या होता है, जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और राजगोपालाचार्य ने किया था। ये पूछा जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ सकता है, झंडा सत्याग्रह कब हुआ? 1923 में। और जनवरी 1923 में जबलपुर में प्रथम झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, नाम याद रखना है, देवदास गांधी और राजगोपालाचार्य ने किया था दोस्तों। इस सत्याग्रह का उद्देश्य अंग्रेजी झंडे को उतारकर, जो अंग्रेजी झंडा था दोस्तों, जिसे यूनियन जैक कहा जाता है, जिसे क्या कहते थे? यूनियन जैक। ब्रिटेन के ध्वज को यूनियन जैक कहा जाता था दोस्तों, कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, यूनियन जैक कहा जाता है। जैसे अपने भारतीय तिरंगे झंडे को तिरंगा कहा जाता है, वैसे ब्रिटेन के ध्वज को यूनियन जैक कहा जाता है। तो यूनियन जैक को उतारकर भारतीय झंडा को फहराना था, भारतीय झंडे को फहराना था, इसका उद्देश्य था। मार्च 1923 में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व जबलपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। झंडा फहराने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह की सजा भी सुनवाई गई थी दोस्तों। 6 माह की सजा भी सुनाई गई थी कि आपने ये झंडा क्यों फहराया, क्योंकि ब्रिटिश कानून के विरोध में था, कि ब्रिटिश कानून ने ये झंडा फहराने से रोक लगा दी थी, मना करी थी, है ना। तो ये 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह फिर से प्रारंभ होता है। सबसे पहले जबलपुर में प्रारंभ हुआ जनवरी 1923 में। उसके बाद 13 अप्रैल को 1923 नागपुर में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ होता है। और उसी अप्रैल में ही 1923 में जबलपुर में पुनः, पहले नागपुर में हुआ 13 तारीख को, फिर अप्रैल 1923 में जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था दोस्तों। सरोजनी नायडू ने किया था, याद रखना है। उसके बाद फिर 18 जून को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस के रूप में, तो 18 जून को फहराए थे, तो 18 जून को मध्य प्रदेश झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जून को मध्य प्रदेश झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जून को, क्योंकि झंडा सत्याग्रह, झंडा फहराए थे करके। इस दौरान कंछेदी लाल का नाम इंपॉर्टेंट है, इसको कंछेदी लाल भी बोलते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। कंछेदी लाल जैन नाम था इसका पूरा। कंछेदी लाल जैन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनका नाम आता है जबलपुर में झंडा सत्याग्रह में, इनका नाम आता है कंछेदी लाल, बंसीलाल और काशी प्रसाद ने जबलपुर के टाउन हॉल में, जबलपुर में जो टाउन हॉल है वहां पे झंडा फहरा दिया था दोस्तों। जबलपुर में के टाउन हॉल में यूनियन जैक को उतारकर अपना झंडा फहरा दिया गया था दोस्तों, अपना झंडा फहरा दिया गया था। तो ये थी झंडा सत्याग्रह की कहानी। अपने को यहां से कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन निकल के आएंगे, तो याद रखना है। 1923 में जबलपुर में हुआ था, फिर नागपुर में हुआ, फिर पुनः जबलपुर में हुआ। तो ये झंडा सत्याग्रह की कहानी। झंडा सत्याग्रह के बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जंगल सत्याग्रह।
तो जंगल सत्याग्रह 1930 में, जंगल सत्याग्रह कब हुआ तो क्वेश्चन आता है 1930 में। जंगल सत्याग्रह कब हुआ 1930 में। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। इसका नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी व द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया। इस दौरान उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था कि जंगल सत्याग्रह आपने क्यों किए। इस कारण ब्रिटिश सरकार के कानून के खिलाफ इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। जंगल सत्याग्रह 1930 में जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, 1930 में ही जब दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तब सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया था। दोस्तों, दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया था। सिवनी में 9 से 10 मील दूर तक के जो सरकारी चंदन के बगीचे थे, जब यहां पे सिवनी में सरकारी चंदन के बगीचे थे, है ना, सरकारी चंदन के जो बगीचे थे, बगीचे के जंगलों में घास काटकर यह सत्याग्रह शुरू किया था। सरकारी चंदन के बगीचों में घास काटकर यह सत्याग्रह किया जा रहा था, है ना। इस सिलसिले में 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी जिले के ग्राम टूरिया में भी जंगल सत्याग्रह सुनिश्चित हुआ। दोस्तों, जब दो जगह हुआ, फिर सिवनी जिले के टूरिया में भी हुआ, है ना। तो ये था दोस्तों, है ना। फिर वहां पे क्या हुआ, जंगल सत्याग्रह, यानी सरकार की तरफ से था ये कि जंगल कटवा रहे थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वो जंगल कटवा रही थी, तो वही उसको रोकने के लिए ही ये सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो अपने को यहां से याद रखना है, इस सत्याग्रह का उद्देश्य वन कानून का विरोध करना था। जो वन से रिलेटेड ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बनाई थी उसका विरोध करना था। दोस्तों, उसको विरोध करके ये बताना था कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम आपके कानून के खिलाफ हैं, है ना, ये बताया। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, घोड़ा डोंगरी बैतूल से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये गनजन सिंह कोरकू नाम आता है इनका, गनजन सिंह कोरकू के द्वारा घोड़ा डोंगरी बैतूल से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। इनका नाम याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब हुआ? अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में आता है। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था, इतना याद रखना है। 9 अक्टूबर 1930 को टूरिया नाम की जगह है दोस्तों, टूरिया नाम की जगह सिवनी में, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। 9 अक्टूबर 1930 को टूरिया से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। उसके बाद आता है घुन घुटी जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930 में उमरिया जिले में हुआ था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना, जंगल सत्याग्रह जिसका नाम क्या है? घुन घुटी जंगल सत्याग्रह। घुन घुटी नाम की वहां एक जगह है उमरिया में, तो घुन घुटी जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930 में उमरिया में हुआ था, याद रखना है। अक्टूबर 1930 में उमरिया में हुआ है, उमरिया में, है ना, उमरिया में हुआ था। घोड़ा डोंगरी बैतूल वाला है, टूरिया सिवनी वाला है, घुन घुटी उमरिया वाला है। 11 अगस्त 1930 को छिंदवाड़ा में भी जंगल सत्याग्रह हुआ था। दोस्तों, छिंदवाड़ा में भी जंगल सत्याग्रह हुआ। और सितंबर 1930 को ओरछा जंगल सत्याग्रह बेतवा नदी के किनारे हुआ था। ओरछा में भी जंगल सत्याग्रह हुआ था। ओरछा जंगल सत्याग्रह बेतवा नदी के किनारे हुआ था। इसका नेतृत्व लाल राम वाजपेयी ने किया था। जो ओरछा में हुआ था उसका नेतृत्व लाल राम वाजपेयी ने किया था, नाम याद रखना है। आगे समझ में, जंगल सत्याग्रह से डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने को, बस, है ना। जंगल सत्याग्रह समझ में आ गया 1930, है ना। उसके बाद ये याद रख सकते हैं आप कहां से किसने नेतृत्व किया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है नमक सत्याग्रह। दोस्तों, नमक सत्याग्रह, नमक मार्च के नाम से, जिसे हम नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी इसे जाना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक अविन्य अवज्ञ का एक कार्य था। दोस्तों, ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष में कराई गई कार्यवाही के रूप में 24 दिन तक चला था नमक सत्याग्रह। 24 दिवसीय 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का चला था। दोस्तों, नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक का चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये मार्च, इसलिए मार्च नाम दिया गया है उसको। तो ये गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक, साबरमती आश्रम से, कहां से शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। दोस्तों, याद रखना है, साबरमती आश्रम से दांडी नाम की जगह है, दांडी तक
387 किलोमीटर, है ना, पैदल चलकर किया था इन्होंने, है ना। बस इतना याद रखना है यहां से। और दांडी पहुंचकर दोस्तों नमक कानून तोड़ा था। नमक एक कानून बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के थ्रू कि इस नमक बनाने पर ब्रिटिश सरकार का ही अधिकार था। तो ये नमक बनाकर उनका कानून तोड़ा था और उनका विरोध किया गया था गांधी जी के द्वारा, जो काफी सफल हुआ था, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अपने को, नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार करके, अब दांडी में पहुंचे, नमक कानून तोड़े, तो दांडी में गिरफ्तार करके भारत में गिरफ्तार कर लिया गया था। दांडी में गिरफ्तार कर लिया गया था महात्मा गांधी को, और उसके बाद भारत में जगह जगह नमक सत्याग्रह किया गया था दोस्तों। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए, जगह जगह उनका विरोध करने के लिए जगह जगह नमक सत्याग्रह किया गया था। इसका नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिवनी में किसने? दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यहां से पूछा जा सकता है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। मैंने बता दिया काम की जो चीजें थी। बात करेंगे दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आजाद के बारे में। शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर, यानी चंद्रशेखर आजाद पंडित जी के नाम से मशहूर थे दोस्तों। इन्हें पंडित जी के नाम से मशहूर थे। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। सीताराम उनके पिताजी का नाम था। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 1906 को भावरा ग्राम अलीराजपुर में हुआ था। ऑप्शन में झाबुआ भी दे सकता है, याद रखना है ना। भावरा ग्राम अलीराजपुर में हुआ था। इसको भावरा ग्राम भी लिखा हुआ है कई जगह, भावरा या भावरा ग्राम अलीराजपुर। अलीराजपुर नहीं देगा तो झाबुआ देगा, क्योंकि झाबुआ से ही बाद में अलग हुआ है अलीराजपुर। तो भावरा ग्राम अलीराजपुर में हुआ था 23 जुलाई 1906 को दोस्तों। 23 जुलाई 1906 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद, है ना, बहुत नाम रहा है इनका। तो क्या हुआ दोस्तों, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद भगत सिंह के क्रांतिकारी साथियों में से एक थे। क्रांतिकारी नेताओं और नेताओं ने क्रांतिकारियों में से एक थे दोस्तों, क्रांतिकारियों में से एक थे। तो इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे दोस्तों, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ, इनको 27 फरवरी 1931 को धोखे से अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क, जो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद है, वहां पे पकड़ लिया था दोस्तों। अंग्रेजों ने वहां पे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनके ऊपर गोली चला दी गई थी। लेकिन ये अपने हाथों से, इनके पास जो पिस्तौल थी उसमें जो गोली बची हुई थी उससे खुद को गोली मार ली थी इन्होंने। ऐसा इसलिए किया था कि भले ही मैं अंग्रेजों की गोली से शहीद नहीं होऊंगा, मैं खुद की गोली से शहीद होऊंगा या अंग्रेजी की गोली नहीं खाऊंगा, इसलिए इन्होंने खुद गोली खा लिए थे। और ये 27 फरवरी 1931 को ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे दोस्तों। याद रखना है शहीद कहां हुए थे, इनकी समाधि कहां पर है? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। और 2019 में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया दोस्तों। चंद्रशेखर पार्क कर दिया गया, शहीद चंद्रशेखर आजाद, है ना। शहीद चंद्रशेखर आजाद नाम याद रखना है ना। अगला बात करेंगे हम अन्य प्रचलित नाम। तो चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते थे। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते थे। नाम याद सकता है, याद रखना है। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी किसका नाम था? शहीद चंद्रशेखर आजाद का। वहां पे ढीमरपुर गांव निवाड़ी जिले में अपने इसी नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। ये बहुत लोकप्रिय हो गए थे। इनकी इमेज आप देख सकते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद की इमेज, है ना। शहीद चंद्रशेखर आजाद की इमेज है ये। समझ में आ गया दोस्तों। 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ था, 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद से क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो समझ में आ गया दोस्तों। फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको पता चल गया, है ना। तो 1928 में इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी, याद रखना है। हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी इन्होंने की थी 1928 में दोस्तों, है ना। शहीद कहाँ हुए थे याद रखना है, अल्फ्रेड पार्क, है ना। जन्म कहाँ हुआ था याद रखना है, तो ये भाबरा, कई जगह ऐसा नाम मिलता है भाबरा, भावरा या भाबरा ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है ना, भाबरा या भावरा, है ना। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे उसको BHA, भावरा, भावरा ग्राम में जन्म हुआ था। शहीद चंद्रशेखर आजाद फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को आज भी याद किया जाता है। इनका एक कहना भी था दोस्तों, यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं कर सकता तो उसका जीवन व्यर्थ है, यह भी इनका कहना था। महान क्रांतिकारी, देशभक्त, अमर शहीद, फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद, तो इनके बारे में आप और भी जानकारी पढ़ सकते हैं। यहां मैं सिर्फ इतना जो है इनके बारे में काम का बताया, है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन और अन्य घटनाओं को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आंदोलन हुए हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप अलग से और पढ़ सकते हैं, जितनी भी जानकारी लेना चाहें और पढ़ना चाहें तो, है ना। 14 वर्ष की आयु में ही, 14 और 15 वर्ष की आयु में ही, और जब मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया गया था दोस्तों, इनको जब पकड़ लिया गया था और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, और इनने जब मजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा कि मजिस्ट्रेट ने जब इनसे नाम पूछा तो इन्होंने आजाद बताया दोस्तों। आपका नाम क्या है तो बोले आजाद। मजिस्ट्रेट ने जब इनके पिता का नाम पूछा तो स्वाधीनता, मजिस्ट्रेट ने जब इनके पिता का नाम पूछा तो स्वाधीनता करके बताया गया दोस्तों। जब तीसरी बार इन्होंने घर का पता पूछा तो उन्होंने जवाब दिया जेल, है ना। तो ये जवाब दिए गए थे दोस्तों, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर, इनकी आजादी, देशभक्त की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था इन्होंने। सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो राम प्रसाद बिस्मिल का था, उसके सदस्य थे, यानी उसमें थे। फिर राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु होने के बाद, शहीद हो गए वो, मृत्यु होने के बाद इन्होंने नवनिर्मित वाला जो बताया मैंने वो बनाया था HSR है, समझ आ गया। अन्य हम डिस्कस करेंगे, अन्य आंदोलन और अन्य घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों एक एक करके। अब हम अन्य आंदोलन में डिस्कस करेंगे कसाई खाना आंदोलन। तो दोस्तों सागर के निकट रतौना नामक स्थान पर, सागर के निकट एक रतौना नामक स्थान था, है यानी अभी भी, तो सागर के निकट रतौना नामक स्थान पर 1920 में, कब 1920 में कसाई खाने के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के सिद्धांत पर, कसाई खाने के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सागर के रतौना में ब्रिटिश सरकार ने कसाई खाना खोल रखा था दोस्तों। सागर के रतौना में ब्रिटिश सरकार ने कसाई खाना खोल रखा था, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में गाय और बैल काटे जाते थे। इसके विरोध में कई समाचार पत्रों और स्थानीय नेताओं ने विरोध दर्ज करवाया था, और यह आंदोलन शुरू हुआ था कि ये कसाई खाने को बंद किया जाए। तो देखते हैं अपन यहाँ पे बुक के हिसाब से, यह आंदोलन 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रारंभ किया था, याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भी कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका विरोध किया था। ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेनिंग सागर के रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी और खोल भी रखा था। गौवध के विरोध में, जो गाय और बैल काटे जाते थे, गौवध के विरोध में इस आंदोलन का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्रिका, जो उनकी पत्रिका रही है कर्मवीर समाचार पत्र के द्वारा प्रारंभ किया था दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो अपने क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, तो यही क्वेश्चन बनेगा कि कसाई खाना आंदोलन कहां हुआ था, तो ये याद रखना कहां हुआ था, है ना। ये सागर के निकट रतौना नामक स्थान पर 1920 में किया गया था। नेतृत्व किसने किया था, किसने बंद करवाया, शुरू करवाया, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला बात करेंगे हम स्त्री सेवा दल। स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई थी, तो 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में की गई थी। जबकि है ना, तो स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में, पूछा जा सकता है दोस्तों किसके नेतृत्व में, स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति 1920 के तहत,
रतलाम कांग्रेस समिति 1920 के तहत 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में की गई थी। स्त्री सेवा दल की स्थापना कहां की गई थी पूछा जा सकता है, रतलाम में की गई थी, 1931 में की गई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में रतलाम कांग्रेस समिति इसका उद्देश्य स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना था। जो स्त्री सेवा दल बनाया गया था, है ना, समाज सेवा करना था, स्वतंत्रता के साथ साथ समाज सेवा करना इसका उद्देश्य था। अगला हम बात करेंगे चरण पादुका कांड के बारे में दोस्तों। चरण पादुका कांड के बारे में, चरण पादुका कांड, तो यह समझ में आया चरण पादुका कांड क्या था। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, चरण पादुका कांड क्या था। तो 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर, वो बाद में बताऊंगा, पहले अपन शुरुआती बात पढ़ते हैं कि कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, चरण पादुका कांड क्या था आपको जानकारी के लिए बता दूं, सुनिए सिर्फ इसको क्या बोल रहा हूं मैं। महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया था, तो 1930 में पूरे देश में सभा पर था। पूरे देश में, समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1923 में अपने पूरे सभा पर था, जिसका खास असर बुंदेलखंड पर देखने को भी मिला, जिसका खास असर बुंदेलखंड को पर भी देखने को मिला। यहां भी विदेशी चीजों का बहिष्कार और देसी सामानों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर आसपास के गांव के लोग नरम दल के नेताओं के साथ साथ लगातार बैठक कर रहे थे। 1930 में छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक कस्बे में, चरण पादुका नामक कस्बे में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 7000 लोग शामिल थे। इस जनसभा में आंदोलनकारी नेताओं ने अपने भाषण में विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने, लगान भुगतान न करने की अपील की थी जनताओं से, और सभा में मौजूद लोगों ने एकजुट होकर ऐलान किया था कि हम लगान अदा नहीं करेंगे, हम लगान नहीं देंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में फिर वो काला दिन था दोस्तों, 14 जनवरी 1931 का वो काला दिन था, जबकि मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा को सेना ने घेर लिया। जो ब्रिटिश सेना थी उसने घेर लिया कि बोले इन लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, है ना। तो सेना ने घेर लिया ब्रिटिश सरकार की मकर संक्रांति के दिन चरण पादुका में हो रही सभा को सेना ने घेर लिया। आम सभा में उपस्थित जन सामान्य आंदोलनकारियों पर अंग्रेजी कर्नल फीसर के आदेश द्वारा, अंग्रेजी कर्नल नाम याद रखना है, अंग्रेजी कर्नल क्या नाम था उसका, ये फीसर, अंग्रेजी कर्नल फीसर के आदेश द्वारा बेरहमी से मशीन गनों और बंदूकों से गोलियों की बौछार की गई दोस्तों सभा के ऊपर। बेरहमी से मशीन गनों और बंदूकों से गोलियों की बौछार की गई। इस गोली चलन में 21 लोगों की मृत्यु हुई और 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी कारण चरण पादुका हत्याकांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, वैसे ही यहां पे हुआ था, इसीलिए चरण पादुका कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ये बताऊंगा कि ये, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताऊंगा। तो क्या क्या बता दिया मैंने बोल के सब। चरण पादुका कांड 14 जनवरी 1931 को हुआ था, चरण पादुका ग्राम में उर्मिला नदी के तट पर छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर कर्नल फीसर ने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गोली चला दी थी। क्वेश्चन आता है, चरण पादुका कांड में ब्रिटिश ने जो गोली चलाई थी वो किसने आदेश दिया था? तो कर्नल फीसर, नाम याद रखना है इसका, कर्नल फीसर। कर्नल फीसर ने स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गोली चला दी थी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो ब्रिटिश रिकॉर्ड था, सरकार का जो रिकॉर्ड था, उसमें 6 लोगों का ही बताया गया था। पेपर में छप के 6 लोग आया था, क्योंकि भारत में दंगे फसाद और ना बढ़े, है ना, इसलिए। तो 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। चरण पादुका कांड में 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे, जिसमें से जिसके नाम थे सेठ सुंदरलाल, धर्मदास। तो चरण पादुका कांड में 6 स्वतंत्रता सेनानी, सेठ सुंदरलाल, धर्मदास, खिरवा, चिरकू और हल्के कुर्मी और रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह शहीद हो गए थे दोस्तों। तो ये 6 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम है, यहां पे इनको याद रखना है अपने को। सेठ सुंदरलाल, धर्मदास, खिरवा, चिरकू,
हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह शहीद हो गए थे। तो ये समझ में आ गया। चरण पादुका कांड मैंने बता दिया बोल के, है ना। इसको चरण पादुका नरसंहार भी कहा जाता है दोस्तों। तो जलियांवाला बाग, इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, फिर भी आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूं एक बार। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग, स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था दोस्तों। बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी का जो त्योहार होता है, बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन हुआ था दोस्तों, बैसाखी के दिन हुआ था। जो रोलेक्ट एक्ट लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आक्रामक उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी थी, है ना। तो जो रोलेक्ट एक्ट है, जिसे काला कानून कहा जाता था, उसके विरोध में वहां पे सभा का आयोजन किया गया था। उसके विरोध में तो पूरी सभा बैठी हुई थी और वहीं पे जनरल डायर आया और आने के बाद गोलियों की बौछार कर दिया था दोस्तों, जिसमें से 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे, 2000 से अधिक घायल हुए थे। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने शहीदों की संख्या 484 तक के बताई थी, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 388 शहीद की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना को 200 लोग ही घायल हुए बताते हैं। सब अलग अलग डाटा बता रहे थे, क्योंकि उससे और देश में दंगे फसाद ना हो, कहीं ब्रिटिश सरकार जो चाहती थी वो होता था। तो एक रोलेक्ट एक्ट था दोस्तों, जिसको काला कानून कहा जाता था। एक काला कानून जो बिना अपील का कानून कहा जाता था, बिना अपील, यानी जिसको भी ब्रिटिश सरकार को जिसके ऊपर भी शक रहता था उसको डायरेक्ट वो गिरफ्तार कर सकते थे बिना सुनवाई के। उसे ही रोलेक्ट एक्ट या काला कानून कहा जाता है। तो उसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, याद रखना है, अमृतसर स्वर्ण मंदिर के किनारे। बस इतना याद रख सकते हैं आप। बात करेंगे अगला हम पंजाब मेल हत्याकांड की। अब देखिए दोस्तों, पंजाब मेल हत्याकांड तो क्या था? ये पंजाब मेल हत्याकांड एक ट्रेन का नाम था दोस्तों, है ना। पंजाब मेल एक ट्रेन का नाम था। क्या हुआ? 23-24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह जो दमोह के थे, है ना, वीर यशवंत सिंह दमोह के और देव नारायण तिवारी और दलपत राव ने, 3 लोग मिले दोस्तों, जिनका नाम क्या था? यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आई, ट्रेन का नाम था पंजाब मेल। अब ये खंडवा रेलवे स्टेशन में आने वाली थी ये ट्रेन। तो जैसे ही ट्रेन आई दोस्तों, तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया, यानी ट्रेन में हमला कर दिया और हैक्सल की हत्या कर दी थी। हैक्सल, ये नाम याद रखना है, हैक्सल की हत्या कर दी थी। यहां पे देखो क्या लिखा है? हैक स्टक लिखा है, जबकि ये नाम है उसका, है ना। हैक्सल की हत्या कर दी थी दोस्तों। जैसी ट्रेन आई, ट्रेन के डिब्बे में घुसे और हैक्सल की हत्या कर दी थी। जिसके उपरांत 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया गया और 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी दे दी गई थी। तथा दलपत राव को कालापानी जेल की सजा सुनाई गई थी। दलपत राव को कालापानी जेल की सजा सुनाई गई थी। समझ में आ गया? वो ट्रेन थी एक, खंडवा रेलवे स्टेशन में जैसे ही आई, अब वहां पे यहां से अपन पढ़ लेते हैं और समझ में जाएगा। यह हत्याकांड 24 जुलाई 1931 को हुआ था। मैंने बताया 23-24 जुलाई 1931 खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन में यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर जी आर
जी आर हैक्सल की हत्या कर दी थी। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। इसके बाद यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और दलपत राव, एक और व्यक्ति थे, मैंने बताया ना, दलपत राव को काला पानी की सजा सुनाई गई थी। इतना याद रखना है बस, पंजाब मेल हत्याकांड का था। अब बात करते हैं प्रजामंडल की। तो देखो दोस्तों, प्रजामंडल तो शराबबंदी, हरिजन उद्धार, हरिजनों का उद्धार करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से झाबुआ में 1934 में, कहां पे? झाबुआ में 1934 में प्रजामंडल का गठन किया गया था। प्रजामंडल का गठन किया गया था। वह भोपाल में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो भोपाल में कब की गई थी? 1938 में, याद रखना है। और झाबुआ में कब की गई थी? 1934 में। तो अपन ने पढ़े दोस्तों क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से प्रेरित होकर, अखिल यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से प्रेरित होकर 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। क्या है दोस्तों? रतलाम में अपन ने पढ़ चुके हैं शुरू में। रतलाम में सबसे पहले क्या हुआ था? रतलाम जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणता स्वामी ज्ञानानंद थे, जिनकी प्रेरणा से 1920 में रतलाम में कांग्रेस समिति का गठन हुआ था। मोहम्मद उमराव खां उसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और उसके बाद क्या होता है? 1931 में रतलाम में महिला सेवा दल की स्थापना की गई थी। अपन ने पढ़े थे 1931 में महिला सेवा दल की स्थापना की गई थी। और 1935 में रतलाम में प्रजा परिषद का भी गठन किया गया था। रतलाम में प्रजा परिषद का गठन भी किया गया था। प्रजा परिषद के किसानों एवं मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से प्रेरित होकर 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। भोपाल में पूछा जा सकता है कब की गई थी, क्या की गई थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला बात करेंगे अब हम दोस्तों अंजुमन खुदाम ए वतन। अंजुमन खुदाम ए वतन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो अंजुमन खुदाम ए वतन की स्थापना किसने की थी? तो साकिर अली खां और मौलाना तरजी मशरिकी, ये दो नाम आते हैं दोस्तों। किसका नाम आता है? एक का नाम आता है साकिर अली खां, और दूसरे का नाम आता है मौलाना तरजी मशरिकी। पूरा नाम था उसका मौलाना तरजी मशरिकी। ये दो लोगों ने की थी। क्वेश्चन आ सकता है ए और बी दोनों सही करके, है कि नहीं? ए और बी दोनों सही करके पूछा जा सकता है। तो समाज सेवा के उद्देश्य से मौलाना तरजी मशरिकी और साकिर अली खान ने भोपाल में, कहां पे? भोपाल में अंजुमन खुदाम ए वतन की स्थापना 1934 में की थी। सन याद रखना है। अंजुमन खुदाम ए वतन की स्थापना 1934 में भोपाल में की थी। इससे इतना ही याद रखें, बस इतना ही काम का है। आगे देखते हैं भोपाल राज्य हिंदू सभा दोस्तों। तो भोपाल राज्य हिंदू सभा समाज सेवा के उद्देश्य से मास्टरलाल सिंह, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरैया, पंडित उधाव राव मेहता के सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना 1934 में की गई थी। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना 1934 में की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना कब की गई थी? 1934। सन याद रखना है, ये 1934 वाला सन याद रखना है, 1934। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? तो मास्टर लाल सिंह ने की थी। इनका नाम आएगा, याद रखना है। मास्टर लाल सिंह का नाम आ चुका है एक बार क्वेश्चन, है ना? मास्टर लाल सिंह ने की थी। तो समाज सेवा के उद्देश्य से मास्टर लाल सिंह और जमुना प्रसाद मुखरैया, इनके भी नाम याद रख लेना है। मुखरैया, पंडित उधाव राव मेहता के सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। बस इतना ही याद रखें। इससे ज्यादा रिलेटेड यही पूछा जाता है, बस जो बताया, बाकी चीजें नहीं बता रहा हूं मैं। आगे बात करेंगे प्रजा परिषद। दोस्तों प्रजा परिषद क्या था? तो मैंने बताया था रतलाम में प्रजा परिषद की स्थापना, प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी, मैंने बताया था, है ना? रतलाम में
तो दोस्तों इसको याद रखना है, प्रजा परिषद को किसानों व मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से रतलाम में 1935 नहीं है 1938 आंसर सही है इसका, 1938 है ना, 1938 में प्रजा परिषद का गठन किया गया था। 1938 में प्रजा परिषद का गठन किया गया था। क्या हुआ था दोस्तों, 1935 से लेकर 1936 36 में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। रतलाम में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन रतलाम में प्रजा परिषद की स्थापना मार्च 1938 में की गई थी। 35 नहीं है 38 है, 38 मार्च 1938 में की गई थी, याद रखना है ना। उस समय रतलाम के शासक वहां पे कृपा पात्र, वहां पे रतलाम के एक शासक थे जिसका नाम था कृपा पात्र। एक मेजर के अत्याचार, एक अंग्रेज मेजर के अत्याचारों का बोलबाला था उधर साइड में, और चारों ओर भय और आतंक का वातावरण था। इस अवधि के दौरान रघुनाथ वर्मा और उसके भ्राता रामचंद्र वर्मा ने भयानक तरीके से अंग्रेजों से वो करा था, लड़ाई वड़ाई करी, उनका विरोध किया। और इतना ही यहाँ से इतना याद रखने की बनती परीक्षा के हिसाब से, है ना। प्रजा परिषद रतलाम में 1938 मार्च 1938 में गठन किया गया था। अगला बात करेंगे हम कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लन। गुरु बख्श सिंह ढिल्लन, तो कर्नल गुरु बख्श का लिखा हुआ है, खा आएगा यहाँ पे, बख्श, कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लन। तो दोस्तों ये कौन थे, तो आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे दोस्तों। जो आजाद हिंद फौज था उसके एक अधिकारी थे दोस्तों। तो कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लन, जिन पर आजाद हिंद फौज के कार्य करने का कारण अभियोग चलाया गया था, यानी अंग्रेजों ने इनके ऊपर चलाया था कि आप आजाद हिंद फौज के कार्य करने का, आजाद हिंद फौज को चला रहे थे, उसके एक अधिकारी थे, उसके कार्य कर रहे थे, तो इनके ऊपर अभियोग चलाया गया था, है ना। इनके ऊपर अभियोग चलाया गया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी थे दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी थे, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी थे, आजाद हिंद फौज के एक अधिकारी थे ये। तो ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर केस चलाया था कि तुम आजाद हिंद फौज को क्यों चला रहे हो, उसको चला रहे हो, आजाद हिंद फौज चला रहे थे, इसलिए इनके ऊपर केस हुआ था, है ना। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, इतना ही याद रखना है। इनसे रिलेटेड इतना पूछा जा सकता है अपने को, शिवपुरी जिले के निवासी थे, ये इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी जिले के निवासी थे, है ना। आजाद हिंद फौज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आजाद हिंद फौज के बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस, यानी आजाद हिंद फौज के बारे में तो आपको पता ही है। आजाद हिंद फौज का पहली बार जो गठन किया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा, है कि नहीं। आजाद हिंद फौज के बारे में आप उधर साइड पढ़ लेना कहीं भी, तो समझ में आ जाएगा। आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे। आगे हम बात करेंगे सोहावल नरसंहार, सोहावल का नरसंहार के बारे में। इनसे एक और चीज याद रख सकते हैं आप, कर्नल गुरु बख्श सिंह को सिंगापुर में युद्धबंदी कर लिया गया था, सिंगापुर में पकड़ा गया था, ब्रिटिश के द्वारा सिंगापुर में पकड़ा गया था। बात करेंगे सोहावल नरसंहार सतना जिले में बीरसिंहपुर के निकट, सतना जिले में बीरसिंहपुर के निकट हिनौता गांव में 19 जुलाई 1938 को सोहावल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में पगार खुर्दवासी लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में, कहां का निवासी था वो, पगार खुर्दवासी लाल बुद्ध प्रताप के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी। इस ग्रुप में शामिल होने वाले लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मधीर पांडे ने माजन गांव के करीब ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों से, तो समझ में आ गया, माजन गांव के करीब ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड को माजन गोली यानी गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस कांड को माजन गोली कांड के नाम से भी जाना जाता है। यहां से पढ़ लेते हैं अपन एक बार।
सतना जिले के सोहावल माजन गांव में 19 जुलाई 1938 को यह घटना हुई थी। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित आम सभा को गोलियां चला दी गई थी। आयोजित आम सभा में गोलियां चला दी गई थी। इस घटना में लाल बुद्ध प्रताप, मधीर पांडे, रामाश्रय गौतम की हत्या हो गई थी। दोस्तों ये आयोजित हुई थी, देखो एक सभा का आयोजन किया गया था, एक आयोजित हुई थी, तो ये रास्ते से जा रहे थे उस सभा में शामिल होने। तो माजन नाम का गांव आता है, वहां पे माजन में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना को ही माजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। तो समझ में आ गया, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो सोहावल का नरसंहार है ना, ये इसको पढ़ लेना है दोस्तों। अब बात करते हैं हम त्रिपुरी अधिवेशन की। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन है ना। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश का एकमात्र कांग्रेस का आयोजित अधिवेशन है, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में जबलपुर के तिलवारा घाट में हुआ था। जबलपुर के पास तिलवारा घाट में 29 जनवरी 1939 को आयोजित किया गया था। तारीख याद रखना है, 29 जनवरी 1939 को आयोजित किया गया था। अधिवेशन की अध्यक्षता से पहले सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता से पहले सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग में पाठाभी सीतारमैया को हराया था। पाठाभी सीतारमैया को हराया था। क्या हुआ था दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसमें नेताजी की जीत हुई थी, है ना। त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता में चुने गए थे, जबकि उनके विरोध में नेता यानी पाठाभी सीतारमैया हार गए थे। पाठाभी सीतारमैया हार गए थे। पाठाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी ने खड़े करवाया था। महात्मा गांधी ने खड़े करवाया था और पाठाभी की पराजय गांधी जी की ही व्यक्तिगत हार थी। पाठाभी की पराजय गांधी जी की ही व्यक्तिगत हार थी। तो हम यहां बोल सकते हैं कि गांधी जी के समर्थक पाठाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीता था। वोटिंग हुई थी तो उसमें जीता था और बाद में मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और तत्पश्चात राजेंद्र प्रसाद को यहां का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, चुना गया था। याद रखना है। तो समझ में आ गया क्या बताया मैं। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, 29 जनवरी 1939 को जबलपुर के तिलवारा घाट में हुआ था। उसमें दो लोग खड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस और पाठाभी सीतारमैया। पाठाभी सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा करा था और गांधी तो उसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी। तो समझ गए होंगे आप। तो अगला है दोस्तों सराफा सत्याग्रह। यह सत्याग्रह 6 सितंबर 1942 को हुआ था। तारीख याद रखना, पूछा जा सकता है, इंदौर में हुआ था, है ना। 6 सितंबर 1942 को इंदौर में हुआ था। इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पूरी पुलिस ने लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाई थी। लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाई थी। इंदौर में स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाई थी। इस चार्ज में मगनलाल ओसवाल मारे गए थे, जिसके विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह किया था। सराफा कांड कहां हुआ था करके पूछा जा सकता है। सराफा कांड 6 सितंबर 1942 को इंदौर में हुआ था, है ना। किसकी हत्या हो गई थी यहां पे, किसको मार दिया गया था, तो मगनलाल ओसवाल मारे गए थे। ये याद रखना है, मगनलाल ओसवाल मारे गए थे, जिसके विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह सराफा कांड हुआ था दोस्तों इंदौर में। तारीख भी याद रख सकते हैं आप। बात करेंगे चावल आंदोलन की। तो चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य के जबारिया लेवाही वसूली। क्या होता था, जबारिया क्या नाम था उसका, जबारिया लेवाही वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया ने, किसने, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया ने आंदोलन प्रारंभ किया था। रीवा राज्य के सैनिक द्वारा इन दोनों की क्रांतिकारियों की हत्या कर दी गई थी। रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा इन दोनों ही क्रांतिकारियों की हत्या कर दी गई थी। इस आंदोलन को रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है दोस्तों। इस आंदोलन को रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है। 28 फरवरी 1947 को रीवा को बदवार गांव में, रीवा के बदवार गांव में, है ना, जबारिया लेवाही
वसूली के विरोध में, है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है, जबरन चावल उगाने के विरोध में, जबरन चावल उगाने के विरोध में जन आंदोलन में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद तिवारी शहीद हो गए थे। 2 लोग शहीद हुए थे, नाम उनका याद है, रखना है आपको, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद तिवारी शहीद हो गए थे। इस आक्रोश में चावल आंदोलन का रूप ले लिया था। तो ये शहीद हुए, तो ये जो आक्रोश हुआ था वहां पे, इस आक्रोश ने चावल आंदोलन का रूप ले लिया था। इंपॉर्टेंट है, चावल आंदोलन कहाँ हुआ था? 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य, है ना, रीवा राज्य याद रखना है, जबारिया लेवही वसूली के विरोध में हुआ था। अगला है बोरसा गांव कांड। बोरसा गांव कांड भोपाल रियासत के रायसेन जिले में बोरसा गांव, भोपाल रियासत के रायसेन जिले में बोरसा गांव में 14 जनवरी 1949 को नवाबी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ था दोस्तों। नवाबी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ था। संघर्ष का मुख्य कारण नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराना था। संघर्ष का मुख्य कारण था कि नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराना था। इस घटना में बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह, वीरान सिंह, छोटेलाल की हत्या नवाबी सेना के द्वारा कर दी गई थी। नवाबी सेना ने कर दी थी। किसकी? बैजनाथ गुप्ता, मंगल सिंह, वीर सिंह और क्या नाम है उनका, छोटेलाल की हत्या नवाबी सेना के द्वारा की कर दी गई थी। इस घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो घटना थी बोरसा गांव कांड, इसको मध्य प्रदेश नहीं, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। भोपाल का, है ना, बोरसा कांड के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोरसा कांड के नाम से भी जाना जाता है ना। ऐसा कहा जाता है जब इन लोगों ने ये गोली लगने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरने दिया था तिरंगा, है ना, गोली लगने के बाद भी क्रांतिकारियों ने जमीन पर नहीं गिरने दिया था तिरंगा को। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। जिस तरह भारत की आजादी के लिए आंदोलन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो वैसे ही, है ना, वैसे ही उसकी स्मृति में इसको नाम दिया गया है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। क्यों? काहे कि वहां पे भी ऐसी ही मीटिंग हो रही थी और नर्मदा नदी किनारे तिरंगा फहराने से रिलेटेड, और वहां पे नवाबी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष हुआ था। समझ में आ गया? तो इसको याद रखना है, बोरसा गांव कांड, भोपाल रियासत, रायसेन के बोरसा गांव में। अगला हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर जी की। भीमराव अंबेडकर जी ये अपने मध्य प्रदेश के हैं दोस्तों। तो भीमराव अंबेडकर जी, इनका नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर, यानी इनका पूरा नाम आ सकता है बी आर अंबेडकर नाम था इनका, B.R. अंबेडकर इनका नाम था। तो बी से क्या है दोस्तों? भीमराव, आर से है रामजी अंबेडकर। इनका पूरा नाम था भीमराव, आर से रामजी अंबेडकर। इनका पूरा नाम था भीमराव, बी से भीमराव है, आर से रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। तो भारतीय संविधान के पिता B.R. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू में हुआ था। याद रखना है, कहां हुआ था? इंदौर के महू में हुआ था। तारीख भी याद रख सकते हैं आप, 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू में हुआ था दोस्तों। 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो इनको भारत रत्न कब मिला? ये तारीख यानी ये सन याद रखना है, 1990 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में हुई थी, है ना। इनकी मृत्यु न्यू दिल्ली में हुई थी और इनकी समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई में है दोस्तों। इनकी समाधि स्थल को नाम दिया गया चैत्य भूमि। ये मुंबई में है, लेकिन याद रखना है, दिल्ली मत समझना, है ना, मुंबई में है। चैत्य भूमि इनकी समाधि स्थल को कहा जाता है, ये मुंबई में है ना। इनके प्रमुख संगठन देखेंगे हम तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा इनका एक संगठन था। अगला था समानता सैनिक दल, डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी इनके द्वारा बनाया गया संगठन था। द बॉम्बे शेड्यूल्ड कास्ट इनके द्वारा बनाया गया संगठन था। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी इनके द्वारा बनाया गया था। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी भी इन्होंने शुरू किया था। भारतीय बौद्ध महासभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी संगठन इन्होंने शुरू किया था। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी पूछा जा सकता है, और भारतीय बौद्ध महासभा ये सब इनके द्वारा प्रमुख संगठन शुरू किए गए थे। इनकी पुस्तकें अगर हम देखें, इनकी प्रमुख पुस्तकें अगर हम देखें तो एक है मूल नायक पुस्तक इन्होंने लिखी है। रुपए की समस्या इनकी पुस्तक का नाम है। बहिष्कृत भारत
जाति विच्छेद भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। संघ बनाम स्वतंत्रता भी लिखी है इन्होंने एक पुस्तक, संघ बनाम स्वतंत्रता, और पाकिस्तान पर विचार एक पुस्तक है इनकी, पाकिस्तान पर विचार इनकी पुस्तक है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कौन नहीं जानता, है ना। तो भीमराव अंबेडकर जी जो लोकप्रिय उपनाम है भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे दोस्तों। ये दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था इन्होंने, और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन सबसे ज्यादा इन्होंने किया है दोस्तों, है ना। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का सबसे ज्यादा समर्थन अगर किया है किसी व्यक्ति ने तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है ना। तो इनसे रिलेटेड अब जो भी ये चीजें मैंने यहाँ बताना था, यानी यहाँ पे बता दिया। अब बाकी चीजें और इनके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थोड़ा लेक्चर बड़ा था, लेकिन हर चीज़ की जानकारी पूरा कंप्लीट किया हूँ मैंने। एक लेक्चर देखने के बाद आप अपनी तैयारी आसान तरीके से जारी रख सकते हैं दोस्तों। इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ हमारा मध्यकालीन इतिहास पूरा कंप्लीट होता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पूरा कंप्लीट होता है, यानी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होती है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही एग्जाम में। बस बात यह है कि आपको उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसको याद भी रखना है। तो दोस्तों लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी आगे और एक से एक लेक्चर आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।